हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अनसॉल्व पेपर का जो सोल्यूशन का हमारा जो सीरीज चलता आ रहा है क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पेपर कोड है 2024 822 HZ। और उसका खंड आ आपके YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, खंड बा। और खंड बा का इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10,530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम 25, 20 और 10,530 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, क्या लिखा होगा? 25, 20, 25, 20 और एक है 10,530, 10,530। ठीक है, इन दोनों का लासा, इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसका मतलब वह 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12 एंड 2 0s are 0। फिर 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10। फिर यहाँ देखा जाए 3 1s are 3, 1 में नहीं जाएगा, 0 ले जाएंगे। 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15 एंड 5 7s are 35, 7 1s are 7। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25, 20 इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 2 3। उसके बाद 5 इंटू में 7। फिर 10,530 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो फिर वही कहानी, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक 12 1 13, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18। अब 3 से डिविजिबल है। 3 1s are 3, 2 5 22 हो गया। 3 7s are 21, 1 बचा 16 हो गया। 3 पचे 15, 1 बचा 15 हो गया। 3 पचे 15, 1755। फिर ऐड कीजिए 7 1 8 5 13, 13 5 18। अभी भी 3 से क्या है? डिविजिबल है। 3 पचे 15, 1 बचा 2 बचा 25 हो गया। 3 अच्छे 24, 1 बचा 15 हो गया। 3 पचे 15। फिर 8 5 13 और 5 18। जब तक अंकों का सम 3 से डिविजिबल होगा तब तक वह पूरा नंबर 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 2 बचा 28 हो गया। 3 9 27, 1 28 और 3 पचे 15। अब देखिए 9 1 10 5 15 अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 6 18, 3 पचे 15। अब देखिए 6 5 11, अब 3 से डिविजिबल नहीं है। और 3 से डिविजिबल नहीं है तो किससे बचेगा? 3 के बाद 5, 5 1 कम 5, 1 बचा 15 हो गया। 5 3 15। और 13 कैसी है? अभाज्य संख्या है। 13 1 कम 13। ठीक है, तो यहाँ देखा जाएगा तो 2 गुणे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। कितनी बार है? 4। 1 2 3 4। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 13 कितनी बार है? 1 बार है। तो इन दोनों का मैंने क्या निकाल दिया? अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहला काम मैं इनका क्या निकाल देता हूँ? HCF निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ? HCF यानी कि मासा। यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, मासा। मासा निकालेंगे तो HCF क्या होता है? जो दोनों में होता है वही HCF होता है। जो दोनों में होगा वही क्या होगा? HCF। तो 2 2 दोनों में दिख रहा है। अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं दिख रहा है। 3 यहाँ भी है, 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 3 यहाँ भी है। अब यहाँ 3 है लेकिन ऊपर नहीं है। अब 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। 7 यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है। 13 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है। तो 2 दिख रहा है, इंटू में 3 दिख रहा है, इंटू में 3 दिख रहा है, इंटू में 3 दिख रहा है। 1 2 3 बार 3 दिख रहा है, इंटू में 5 दिख रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6 3 18 गुणे 3 पचे 15। तो 15 8 120 कितना आया? 12 कैरी। 15 1 कम 15 और 2 17, 10 27। तो 270। 15 8 120, 12 आया। 15 1 कम 15, 15 2 17, 17 और 10 27। तो 270
इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा किसके लिए, एचसीएफ के लिए। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 270। अब यहीं पर अगर मैं एलसीएम की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, एलसीएम के लिए, तो फिर वही कहानी 25-20 यहाँ लिखिएगा 25-20, और 25-20 के प्राइम फैक्टर में 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर लिख दीजिए 2 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 कितनी बार आया है 3, तो 3 के पावर लिख दीजिए 3 इंटू 5 कितनी बार आया है, 1 बार, और 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए। फिर लिखिए 10 530। इसमें देखा जाए तो 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 2 के पावर 1। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 4। फिर अगला देखा जाए 5 कितनी बार है, 5 1 ही बार है, तो गुणे 5 लिख दीजिए, और 13 कितनी बार है, 1 बार है, तो 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है एलसीएम। क्या लिखना है, एलसीएम, और एलसीएम को ही बोलते हैं शॉर्ट में हिंदी में लासा। क्या बोलते हैं, लासा। तो अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है 2, आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है 3, आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है 5, आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है 7, और आपको प्राइम नंबर देखने को मिला 13। तो 2 5 7 2 3 5 7 और 13, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब 2 पर सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, 2। 3 पर सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, 4। 5 पर सबसे बड़ा पावर 1, 7 पर सबसे बड़ा पावर 1, और 13 पर सबसे बड़ा पावर 1, यही होगा। तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 3 के पावर 4 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 के पावर 1 मतलब 5 के पावर 1 यानी 5 एकम 5, 7 के पावर 1 यानी 7 कितनी बार है, 1 बार है, 7 कितनी बार है, 1 बार है, और 13 के पावर 1 मतलब 13 भी कितनी बार है, 1 बार। अब यहाँ गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 108। ठीक है, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 108 गुणे 105, और गुणे में क्या होगा, 13। अब 108 गुणे 105 करिए, तो गुणा करेंगे 8 पंचे 40, और 1 एकम 1। ठीक है, 5 एकम 5, 8 5 13, यही होगा। एक बार देख लीजिए, 5 अट्ठे 40 के 0, 5 दहाई 50, 50 और 4 54, 0 0 0। ठीक है, फिर 1 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, 1 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 0 0, और 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो 0 4 5 8 13, और यहाँ पर 0 और 1 हासिल, और यहाँ 11 340, तो यहाँ 11 340 आया, तो आएगा 11 340। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में 13, और 13 शून्य में 0, 13 चौके 52, कैरी आया 5, 13 तिया 39, 39 5, 39 5 44 के 4 हासिल आया 4, 13 एकम 13, 13 4 17 के 7 हासिल आया 1, 13 एकम 13, 13 और 1 14, तो 14 74 20। इस क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ आपने एचसीएफ निकाल दिया, और यहाँ आपने एलसीएम निकाल दिया, और आपको एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो समझ आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसका जस्ट उल्टा मान लो। माना, क्योंकि आपको जो भी कहेगा उसका उल्टा मान लेना है। माना 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय कह रहा है वो, कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसका जस्ट उल्टा मानिए कि माना कि 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, माफ कीजिएगा, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या होगा, 2 करड़ी में 3 अगर परिमेय संख्या होगा, तो क्या इसे आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल लिखेंगे। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, लिख दीजिएगा यहाँ, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर √3 यहीं रख दूं इक्वल टू P/,
ये इंटू का 2 इक्वल किधर आएगा तो क्या अपॉन हो जाएगा, तो अपॉन 2 क्यों। अच्छा, अब आप सब जानते हैं कि जो √3 होता है, चूंकि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला क्या है, P/Q फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, जब आप जान ही गए हैं, या और समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 में अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर माना जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत माना जाएगा। पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही आपको प्रूव करना था, तो यही प्रूव्ड हुआ। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि यदि रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे। सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है, और उस त्रिभुज का नाम क्या लेना है, ABC। त्रिभुज का नाम क्या देना है, ABC। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए A, यहाँ नाम दीजिए B, और यहाँ नाम दीजिए C। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि जिस पर AB तथा AC पर क्रमशः D और E स्थित है ना। एक क्या नाम है, D और E स्थित है। AB पर क्या है, D है, और AC पर क्या है, E है। तो यहाँ पर है बिंदु D और यहाँ पर है बिंदु E। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, D और E को। फिर क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, यानी BC जो साइड है वो इस DE साइड के क्या है, समांतर है। इतनी बात उसने दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है AD/AB। तो यहाँ क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लीजिए। दिया क्या क्या भैया, इसने केवल इतना ही दिया है कि जो DE है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। तो यहाँ लिखेंगे DE समांतर है BC के, इतना ही दिया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध आपको करना है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिद्ध करना है आपको AD/AB बराबर AE/AC। ठीक है, AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। यही आपको सिद्ध करना है। अब एक एक का हम प्रूफ देने चल रहे हैं। तो यहाँ प्रूफ को ही हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है। अब इसको हम दे रहे हैं, लिखा क्या है क्वेश्चन। अब आपको जैसा फिगर आपको बन रहा है इस तरह, इस हिसाब से तो आपको यहाँ थेल्स प्रमेय समझ में आपने पढ़ा होगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है आपसे
थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है कि यदि थेल्स प्रमेय कहता क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो पैरेलल हो किसके, बी सी के, तो क्या होगा, तो एडी और बीडी, एडी और बीडी इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, एई और सीई के रेशियो के, एई अपॉन सीई के रेशियो के। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सीई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा ऊपर सीई हो जाएगा, सीई। ठीक है, अपॉन इधर का एई इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में एई इज इक्वल टू यहाँ का बीडी उधर जाएगा तो ऊपर बीडी हो जाएगा, और यहाँ का एडी इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में एडी हो जाएगा। इतनी बात हो रही है, क्लियर, समझ आ रहा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या जोड़िएगा, एक जोड़ेंगे। अब आप दोनों पक्षों में जब एक जोड़ते हैं तो सीई यहाँ लिख दे रहा हूं, सीई अपॉन एई, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, इक्वल टू बीडी अपॉन एडी, इसमें भी क्या जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप जब एक जोड़िएगा तो आपने पढ़ा है कि ये एलसीएम निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सीई क्या लिखा हुआ है, सीई प्लस एई वंस आर एई अपॉन कितना है, एई है, इज इक्वल टू बीडी प्लस एडी वंस आर एडी अपॉन में एडी। क्लियर हो रहा है, इतनी बात आई समझ में। अब बताइए सीई प्लस एई, सीई प्लस एई क्या दिया है, सीई प्लस एई बराबर ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा, एसी, तो आप कहेंगे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, एसी अपॉन एई तो है ही, इज इक्वल टू बीडी प्लस एडी, यहां देखिएगा बीडी प्लस एडी ये पूरा मिला करके एडी हो एबी हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या लिखिएगा, एबी, और अपॉन में क्या है, एडी है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस एडी को इक्वल किधर भेजिएगा तो इधर एडी हो जाएगा ऊपर, और ये उधर वाला ए बी इधर आएगा तो अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नीचे का ए ई उधर भेजिएगा तो ऊपर ए ई हो जाएगा, और ये ऊपर का ए सी इक्वल किधर भेजिएगा तो अपॉन में ए सी हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यही आपका सिद्ध हुआ, तो यहाँ नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, और यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। समझ आई बात, क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है घ नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं a -1,7 b 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक बिंदु है आपका a, क्या है a, और इसके निर्देशांक क्या है, -1,7। ठीक है, और एक बिंदु है आपका b, एक बिंदु क्या है आपका b, जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,-3, 4,-3। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला, इन एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु, कोई एक बिंदु यही है, और इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है px, y मान लीजिए, और ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जिसको आपने px, y माना है। ठीक है, समझ आ रही बात। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट ही आपके पास फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको ऐसा px, y का आपको निर्देशांक निकालना हो तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही होता है निर्देशांक का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप सबसे पहले x को x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 कॉमा इसको मान लीजिए आप x2 y2, क्या मान लीजिए x2 y2। क्लियर हो रहा है। इसको मान लीजिए आप m1 और इसको मान लीजिए आप m2। तो आपको x1 y1 x2 y2 और m1 प्लस m1 और m2 मिल गया। उठा करके वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। m1 जहाँ है m1 कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है भैया 4 है, प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 3, इंटू में x1 कितना है, x1 है -1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है 2, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, और यहाँ लगा दीजिए इसको ब्रैकेट में। क्लियर हो रहा है। अब फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। 2 4 आर 8 प्लस इंटू माइनस 3 1 आर 3 अपॉन 3 और 2 5 कॉमा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 आर 6 प्लस 7 3 21 अपॉन में 3 2 5। क्लियर हो रहा है। तो 8 में से 3 जाएगा तो आएगा 5 और बटे में 5 कॉमा 21 में से 6 गया 15 और बटे में 5। ठीक है, 5 से 5 कटेगा 1 आएगा, 5 3 15 आएगा। तो कितना आया 1,3 आया। यानी px, y का जो निर्देशांक आया वो 1,3 आया, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ आ रही है बात। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि लिखा है क्या, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। लिखा क्या है कि कोसेक थीटा बराबर 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको वैल्यू पहली बात तो याद होनी चाहिए कि कोसेक थीटा। अब आप बताइए कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो आपने पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी कि 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक 30 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पर तुलना करवाऊँ, क्या करूँ, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, लेकिन यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब थीटा की वैल्यू 30 उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री, प्लस साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर लिख देंगे 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है क्यों √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है 30 डिग्री, √3। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इस पूरे के अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 2। इतनी बात हो रही है, क्लियर हो रही है। फिर सुनिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 1/2 है 1/2 लिख दीजिए, इस पूरे के अपॉन 2 1s आर 2 और प्लस में √3 और अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है। सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होगा। तो आएगा क्या, इधर तो √3 पहले लिखा हुआ है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही आएगा, अपॉन 2 इंटू 2 प्लस √3 होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस √3। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ √3 और प्लस में 1/2 प्लस √3। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परिमेयकरण। तो यहाँ पर 2 प्लस √3 लिखा हुआ है, इसी का जस्ट उल्टा मैं 2 माइनस √3 से नीचे और 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही मेरा परिमेयकरण होगा। यही मेरा क्या होगा, परिमेयकरण। अब इधर बचा हुआ है √3, लिख दीजिए। 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो 2 माइनस √3 ही आएगा, अपॉन
2a+b, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर करिएगा तो केवल 3 आएगा। तो आएगा क्या, √3 पहले लिखा हुआ है प्लस 2 माइनस √3 और अपॉन में क्या है 1, और अपॉन में कुछ भी ना लिखें तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस √3 माइनस √3 हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ केवल क्या बचा 2, और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बातें? चले बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अगर समद्विबाहु, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए? त्रिभुज। एक त्रिभुज क्रिएट किया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया सी, और सभी का निर्देशांक दिया है। एक निर्देशांक दिया है 5, -2, ठीक है, एक निर्देशांक है 6, 4, और एक निर्देशांक है आपके पास 7, -2। ठीक है, ये 3 निर्देशांक आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर मुझे तीनों साइड मिल जाता तो मैं बता देता कि ये समद्विबाहु है, समबाहु है या विषमबाहु है। तो इसके लिए मुझे D1, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस D2, और इनके तथा इनके बीच का डिस्टेंस D3, इन तीनों को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, चलिए मैं D1 निकालूं पहले। तो D1 के लिए आप क्या करेंगे, ये D1 है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं इसमें। देखिए फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, प्रयास करिए कि बहुत कम फार्मूले आपको याद करने पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले में से पहले वाले को ही घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि पहले क्या है 5, माइनस में क्या है 6, और इसको निकाल करके क्या कर दीजिए स्क्वायर, प्लस फिर पहले वाले में से पहले वाले को ही घटा दीजिए, यानी कि -2 में से 4 को घटा दीजिए। तो -2 में से घटा दीजिए किसको, 4 को, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। -2 में से घटाना यानी कि सिंबल माइनस, और किसको घटाना है 4 को। क्लियर हो रहा है, यहाँ कीजिएगा तो 5 में से -6 जाएगा, तो -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 -4 -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो -1 का स्क्वायर +1 और -6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा रूट में 37। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू जो आएगी वो रूट के अंदर कितनी आएगी 37 आएगी। ठीक है, फिर अगला निकालता हूँ D2। क्या निकालते हैं D2। अब D2 के लिए फिर वही कहानी, रूट लगाना होगा। अब आपको इस पहले वाले में से इसके पहले वाले को घटाना होगा, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो 5, और माइनस में क्या हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस पहले वाले में से पहले वाले को ही घटाएंगे, तो -2 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे किसको, -2 को। ठीक है, देखिए पहले लिखेंगे -2, फिर घटाना है तो माइनस का सिंबल, और क्या घटाना है -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 बार ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि एक ही बार यहाँ भी माइनस आ जा रहा था, यहाँ भी माइनस आ जा रहा था, तो दोनों को अलग करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया। इतनी बात हो रही है क्लियर। अब फिर वही कहानी यहाँ करना है कि 7 - 5 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 7 बड़ा है तो 7 का सिंबल क्या है -2, तो माइनस लगा देंगे और -2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर -2 माइनस माइनस क्या होगा +2, और इस पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा +4, और यहाँ -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 0 आएगा, तो 4 + 0 आएगा रूट में 4, और रूट में 4 की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। ठीक है, अगला है आपका क्या निकालना है, मुझे D3 फाइंड करना है, क्योंकि D1 D2 D3 फाइंड कर लेंगे तो मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। अब D3 के लिए भी क्या लगाना होगा, आपको रूट लगाना होगा, और रूट के लिए फिर पहले वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि 6 में से किसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 7 को, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, प्लस पहले वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -2 को। ठीक है, और इस पूरे का क्या लगा दीजिएगा आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 6 - 7 यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर आएगा +1, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो 36 + 1
रूट के अंदर हो जाएगा 37, ठीक है। रूट के अंदर क्या हो जाएगा 37। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि D1 भी 37 आया और D2 भी क्या आया 37। तो लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू √37, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं आपको समान दिख गई, और अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो सकती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और यही आपको प्रूव करना था, और यही ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, समझ आ रही है बात। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ठीक है, लिखा है 3x - y = 2, ये समीकरण नंबर पहला मान लिया मैंने, और दूसरा है 9x - 3y = 6, ये समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, 3x - y = 2, यही आपका समीकरण एक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मन से वैल्यूज पुट करना है। मानिए x बराबर क्या मान लीजिए, आप यहाँ रखते हैं x बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 0। तो x बराबर जब आप 0 मानेंगे तो इस इक्वेशन में रखिएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 - y = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के क्या आएगी, y = ये 3 0 0 ही हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो 0 x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, और एक बार दोबारा x की वैल्यू कुछ और ले लीजिए। मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आपका यहाँ पर 1। क्या ले रहा हूँ, 1। तो अगर मैंने x की वैल्यू अपने मन से 1 ले लिया तो यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस का y = 2। तो यहाँ से देखा जाए तो -y = 2, और 3 1 +3 उधर आएगा तो -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी, 1। यानी x = 1 पर y = क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर समीकरण 1 से देखा जाए, समीकरण 1 के लिए अगर समीकरण 1 के लिए देखा जाए तो पहला बिंदु कौन कौन सा आएगा, 0, -2, 0, -2, और तथा दूसरा बिंदु क्या आएगा, 1, 1, यही आएगा। अब इसी प्रकार जिस तरह आपने समीकरण 1 से काम किया है, सेम उसी प्रकार आपको समीकरण 2 से करना है। तो इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है यहाँ लिख लिया जाए। समीकरण 2 है आपका 9x - 3y = 6, ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है। वही कहानी यहाँ करना है, यहाँ भी अपने मन से x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। जो यहाँ लिया वही यहाँ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू 0 ले लिया तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ 9 इंटू हो जाएगा 0 - 3y = 6, यही होगा। तो यहाँ से 9 इंटू 0 0 ही होगा, यानी -3y = आया 6। तो 3 2 6, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी भैया, -2। तो x = 0 पर जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, पुनः अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर x बराबर आपने क्या माना था, 1 माना था, तो यहाँ भी x बराबर क्या मान लीजिए, 1। और जैसे ही आपने x बराबर 1 माना तो उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे तो 9 इंटू x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 -3y = 6। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे -3y = इधर तो पहले ही 6 है, 9 1 +9 इक्वल इधर जाएगा तो -9। तो -3y = -3, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 3 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो x = 1 पर y = भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी समीकरण 2 के लिए, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए
समीकरण 2 के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ क्या आएगा, पहला बिंदु कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, पहला बिंदु आ रहा है 0, -2, 0, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ खींचना चाहूँ, थोड़ा सा और अच्छे समझाते हैं आपको, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ खींचना चाहूँ, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ग्राफीय विधि से सिद्ध करिए, तो मैं यहाँ ग्राफ भी खींच दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में ले रहे हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर -1, -2, -3, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, यही हो रहा है। अब आप बताइए, अब आपको सबसे पहला बिंदु यहाँ भी 0, -2 है, यहाँ भी 0, -2 है, तो 0, -2 मतलब x एक्सिस पर 0 लेना है और y एक्सिस पर कितना लेना है, -2, तो y एक्सिस पर -2 यही है, यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, 0, -2 होगा। क्लियर हो रहा है। और दूसरा पॉइंट आपको 1, 1 लेना है, यानी x अक्ष पर भी 1 लेना है और y अक्ष पर भी कितना लेना है, 1। तो x अक्ष पर कितना है, 1 यहाँ है, और y अक्ष पर 1 कहाँ है, 1 यहाँ, यानी कि यही वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे 1, 1। अब अगर मैं एक लाइन खींचूं तो एक लाइन ऐसे आएगा, ये लाइन, यही लाइन होगा, और यही लाइन आपका क्या है, 3x - y = 2 है, ठीक है। और यही सेम ही निर्देशांक आपका 9x - 3y = 6 के लिए भी है, यानी यही लाइन जो होगा वो 9x - 3y बराबर किसके, 6 के लिए भी होगा। यानी कि दोनों ही रेखाएं अगर यहाँ पर देखी जाएं तो एक ही रेखा पर जा रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं, एक ही पर है यानी कि समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः इस समीकरण के अतः इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, यही आपको प्रूफ करना था और ये हुआ आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न है, और ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फिगर क्रिएट करना। तो हम पहले फिगर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिखा है कि भूमि के किसी बिंदु P से, बना दीजिए एक आपका ये भूमि है, यही आपका जमीन है, ठीक है। भूमि के किसी एक बिंदु P से, मान लीजिए यहीं कहीं मेरा बिंदु P है, अभी देखते हैं, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक यहाँ ऊंचा भवन खड़ा हुआ है और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। जो भवन की ऊंचाई है भैया वो कितना लिखा हुआ है, 10 मीटर। अगर कहीं डाउट होगा तुरंत बोलिएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एक बिंदु P से, यहीं कहीं आपका P बिंदु है, मान लो यहाँ मेरा पॉइंट क्या है, P, तो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण, यहाँ से क्या, उन्नयन कोण यही होता है, नीचे से देखते हैं। और उन्नयन कोण कितना डिग्री है भैया, उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन के शिखर पर क्या है, एक ध्वज है, ये भवन का शिखर है और यहीं पर एक क्या लटका हुआ है, ध्वज लटका हुआ है, ठीक है। एक क्या लटका हुआ है, ध्वज। फिर कह रहा है भवन के शिखर से एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये मान लो ये शिखर है, तो इस ध्वज का भी शिखर होता है भाई, एक ध्वज लगा हुआ है, ऐसे एक क्या लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, तो ध्वज का भी एक शिखर है, और इस ध्वज का जो शिखर है उसका बिंदु P से जो उन्नयन कोण है, उसका बिंदु P से जो उन्नयन कोण है, बिंदु P से जो उन्नयन कोण है
वो कितना डिग्री है भैया, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ये जो बिंदु के उस बिंदु से, बिंदु किससे, पी से, बिंदु पी से जो क्या नाम है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है ना। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ध्वज दंड की लंबाई क्या है, x है। ध्वज दंड की लंबाई क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, x मत मानिए, h मान लीजिए, ठीक है। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी जाएगी, x मानी जाएगी। बताइए अभी समझ आया कि नहीं है। सबसे पहला आपका एक कोई पॉइंट P है जहां से 10 मीटर ऊंचे भवन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो 10 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। अब भवन के ऊपर एक क्या टांगा गया है, ध्वज टांगा गया है। उस ध्वज की लंबाई मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा, h मान लूंगा। और उस ध्वज के शीर्ष से उस बिंदु P का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई फिगर। अब जब फिगर बन गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बार आपको tan 30 डिग्री लेना है और एक बार tan 45 डिग्री लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं tan 30 लेता हूं, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे tan ही मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे लंब भी पता है और मुझे आधार भी पता है। तो जब मैं 30 डिग्री पर आता हूं तो 30 डिग्री यही आपका छोटा वाला एंगल है, 45 तो ये पूरा है, 30 डिग्री आपका ये छोटा वाला है। तो छोटा वाला यानी कि छोटा वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए तो लंब कितना है, 10 मीटर है। लंब कितना है, 10 अपॉन आधार कितना है, नीचे x पूरा, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और ये बराबर किसके है, 10/x के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो x सेकंड नेम x बराबर 10√3, 10√3 मीटर, ठीक है। ये क्या है आपका, x का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, x का। फिर उसी अगले में दिखाया जाए तो tan 30 एक बार ले चुके हैं, तो अब अगली बार क्या लेंगे, tan 45 डिग्री। कौन सी डिग्री, tan 45 डिग्री। अब जब tan 45 लेंगे तो tan 45 यानी कि पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल आएगी, और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये बड़ा वाला साइड लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये उसमें h भी आ जाता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 10 प्लस में h अपॉन नीचे तो वही बेस होगा x। tan 45 अंश का मान होता है 1, ये बराबर 10 प्लस h अपॉन में x की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, निकाले हैं आप 10√3। क्लियर हो रहा है। तो 10√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस h। कितना हो रहा है, अगर मैं यहाँ √3 की वैल्यू रख दूं तो 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, यही होता है। और ये इक्वल टू किसके है, 10 के और प्लस h के। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.32, यही आएगा। और बराबर किसके, 10 प्लस h के, 10 प्लस h के। अब यहाँ 17.32, ये प्लस 10 इक्वल किधर लाएंगे तो -10 होगा, तो इधर अकेला क्या बचेगा, h बचेगा। और 17.32 में से 10 घटाइएगा तो 7.32 मीटर, ये बराबर क्या आएगा, h आएगा। और यही h जो है वो ध्वज दंड की लंबाई है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड मतलब जिसमें ध्वज बांधा गया है, वो जो दंड लगाया गया है वो कितना है, h बराबर 7.32 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ गा नंबर, लिखा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 2 अंकों की संख्या मान ही लीजिए। तो यहां लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होगा। अब 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो एक x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस में y। कैसे होगा, ये होता है इकाई और ये क्या होता है, दहाई। तो x दहाई यानी कि 10x और y इकाई यानी y, ठीक है, y एक अन्य y। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए या तो इसको आप ऐसे लिखिए। कह रहा है उसमें प्रथम शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंक इसमें कौन कौन से हैं, x और y। तो यहां लिखा हुआ है अंकों का योग,
अंकों का योग ये बराबर किसके है 9 के है। अंक कितने हैं x है और दूसरा अंक क्या है y। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका फर्स्ट बन गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है, तो एक यहां लिख दे रहा हूं मूल संख्या और एक यहां लिख दे रहा हूं मैं नई संख्या। क्या होगी नई संख्या, क्या होगी मूल संख्या। तो मूल संख्या तो आपका वही है क्या 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या बन रही है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलट दीजिए, जहां पर x है वहां पर y कर दीजिए तो 10y, और जहां पर y है वहां पर क्या कर दीजिए x कर दीजिए। इतनी बात हो रही क्लियर। तो यहां देखिए मूल संख्या आ गई और नई संख्या आ गई। अब यहां आपसे क्या रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जो यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या जो है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। तो नई संख्या जो है वो 27 अधिक है। नई संख्या कितनी अधिक है 27 अधिक है। ये वाली अधिक है, कितनी अधिक है 27। तो अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं या इसको मैं 27 दे दूं तो अभी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि इसमें से 27 घटा दिया, अब ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। चूंकि नई संख्या 27 अधिक थी तो मैंने इसमें 27 घटा दिया। अब मैंने 27 घटा दिया तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 10x प्लस वाई, ये प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस 10y, ये प्लस x इधर आएगा माइनस x, और इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 27। क्लियर हो रहा है। 10x माइनस 1x 9x, 10y माइनस प्लस वाई माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, कॉमन लिया जाए तो x माइनस वाई आएगा, और ये इक्वल किसके होगा माइनस 27 के। तो यहाँ से 9 3 27 होता है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है माइनस में 3, और ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया हमारा सेकंड बन गया। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिख दिया जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस 3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। किसी भी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको आसान समझता हूँ विलोपन विधि से। तो मैं कहूँगा जोड़ने पर, क्या कहूँगा जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1x प्लस 1x 2x, और ये बराबर क्या होगा 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी x इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2, 2 3 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी भैया 3। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। अब ये x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर भैया है 9। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3, तो y की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी 6। ठीक है, y की वैल्यू निकल के क्या आएगी 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं अतः आपसे संख्या पूछा तो ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। यहाँ लिखिए, लिखा है क्वेश्चन में कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या माना था आपने एक्स वाई माना था। तो अतः संख्या बराबर एक्स वाई, और x की वैल्यू आपने कितनी मानी हुई है, कितनी निकाल ली है 3, और y की वैल्यू कितनी निकाल ली है 6, और यही 36 ही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आशा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, लिखा क्या है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC है। BE बराबर क्या है EC है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये फिगर बना हुआ है, तो आपको जो जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दीजिए ज्ञात है। पहला सबसे पहला काम आपको क्या लिखना चाहिए ज्ञात है।
अब ज्ञात क्या क्या है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, यही आपका ज्ञात है, ए बी बराबर किसके, ए सी के, इतना ही ज्ञात है। फिर आगे करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भैया कि बीई इक्वल ई सी, बीई इज इक्वल टू ई सी, इतनी ही बात है। अब हम लोग करते हैं प्रूफ, क्या करते हैं, प्रूफ। तो चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, को करना क्या है, इसका प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ उपपत्ति। प्रूफ को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति। क्योंकि आप यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं तो आपको मैक्सिमम हिंदी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ समझते हैं बातों को, एक एक पॉइंट को। सबसे पहला काम, आपके सामने फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देखेंगे। ये फिगर क्या कहता है कि आप देखें तो यहाँ बिंदु बी से बिंदु बीई और यहाँ बिंदु से डी से, इस पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखाएं ही तो खींची गई हैं, और किसी एक निश्चित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी जो बी डी होगा इक्वल होगा किसके, बीई के, सीई जो इक्वल होगा वो किसके होगा, सी एफ के, और ए डी जो होगा वो इक्वल होगा ए एफ के। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार कि बीई इक्वल है, बीई इक्वल है किसके, बीडी के, एडी इक्वल है किसके, एएफ के, एडी इक्वल एएफ, और फिर जो सीई इक्वल है किसके, सीएफ के, सीई इक्वल है किसके, सीएफ के। ये समझ में आ रहा बात, इतनी बात समझ में आई। रीजन लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये जो सब है ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एक निश्चित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, रीजन समझ में आ गया कि क्यों मैंने इनको इक्वल किया। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिया है चूंकि ए बी बराबर ए सी, और ये क्या है, गिवन है यानी दिया है, ये क्या है, दिया है। तो अगर ए बी बराबर ए सी दिया है तो एक बार पुनः मैं फिगर का यूज करूंगा। यहाँ फिगर में देखिए, अगर मुझे ए बी देखना हो, ए बी, तो क्या ए बी को मैं ए डी प्लस बी डी बोल सकता हूँ, ए डी प्लस बी डी। फिगर को देख करके आइडिया हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी को ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ए सी, तो ए सी को लिखेंगे, तो ए सी को लिखेंगे ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, ए एफ प्लस सी एफ। तो यहाँ लिखिएगा ए एफ प्लस में सी एफ। इतनी बात समझ आ रही है। अब यहाँ से देखेंगे ए डी बराबर किसके है, ए एफ के। तो जहाँ पर ए डी लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर मैं ए एफ लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर प्लस बी डी, जहाँ पर बी डी है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई, क्योंकि बी डी बराबर क्या है, बी ई है। तो जहाँ बी डी है वहाँ मैं बी ई लिख सकता हूँ बिना कोई झिझक के। इधर क्या है, ए एफ प्लस सी एफ, सी एफ के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई। तो यहाँ लिख देंगे सी ई। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए ए एफ प्लस बी ई, ये प्लस का ए एफ इक्वल किधर लाएंगे, तो माइनस ए एफ इज इक्वल टू क्या बचेगा उधर, सी ई, है ना। तो प्लस ए एफ माइनस ए एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर बचा बी ई और इधर बचा सी ई। तो बी ई इज इक्वल टू सी ई, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, बी ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस फिगर के माध्यम से आपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक
यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। बारंबारताओं का योग कितना है? 80 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बारंबारताओं का योग यानी कि n जो दिखा हुआ है वो कितना है? 80। n कितना है? 80। और जो माध्यक आपका है, माध्यक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 28.5। ठीक है, माध्यक कितना दिया हुआ है? 28.5। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, माध्यक है 28.5 और बारंबारताओं का योग कितना है? 80। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संचयी बारंबारता निकालता हूँ। यहाँ 5 है, लिख दो 5। 5 में x ऐड करोगे 5 प्लस क्या हो जाएगा? x। 5 प्लस x में 20 ऐड करोगे 25 प्लस x हो जाएगा। 25 प्लस x में 15 ऐड करोगे 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में y ऐड करोगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 40 और 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना क्या है यहाँ पर? माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। सबसे बड़ी बात तो आपको जानना है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर उठा करके वैल्यूज को पुट करना है। L क्या है इसमें? L क्या होता है? अच्छा देखिए, आपका माध्यक कितना है? 28.5, जो कि 20 और 30 के बीच में आएगा। यानी यही 20 और 30 ही आपका क्या है? माध्यक वर्ग है। यही आपका क्या है? माध्यक वर्ग। तो 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी यही क्या है? आपका माध्यक वर्ग। अगर आपको और दूसरे तरीके से पहचानना है तो आप क्या करिए? n/2 निकाल दीजिए। n/2, n/2 यानी 80/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ से भी आपको माध्यक वर्ग मिल जाएगा 40। आपको देखना है कि 40 किस में आ रहा है। तो 40 प्लस x, यहाँ 40 ज़्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पर आपको 25 प्लस x जो लिखा हुआ है इसी में आपको 40 मिलेगा। तो 40 किस में मिल रहा है? 20 और 30 वाले में। तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो 28.5 जो लिखा है ये माध्यक है, माध्यक है, और ये 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी यही आपका माध्यक वर्ग है, पहला तरीका। दूसरा है कि n/2 आपका 40 आया, और 40 किस में आएगा? 25 प्लस x में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 40 प्लस x यानी कि 40 से ज़्यादा है, और 40 से ज़्यादा 40 में नहीं आता, यानी इसमें आएगा आपका 40। इतनी बात हो रही है क्लियर? आपको निकालना है L। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? L की। तो L क्या है इसमें देखा जाएगा, जो माध्यक वर्ग होती है उसकी सबसे निम्नतम सीमा को ही क्या बनाते हैं? L। तो यहाँ पर L कितना लिखा हुआ है? 20, क्योंकि माध्यक वर्ग आपका यही है, और माध्यक वर्ग को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं? ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, यही हमारा क्या है? F है। तो F की वैल्यू अगर यहाँ से पूछूं कितना है, तो F की वैल्यू जो है वो 20 है। F की वैल्यू कितनी है? 20 है। और इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? आपका CF होता है। क्या होता है? CF। यानी CF कितना है आपका? 5 प्लस x। इतनी बात क्लियर हो रही है? और उठा करके मैं वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ। तो माध्यक कितना दिया हुआ? 28.5 इक्वल टू L कितना है? और L आपका सामने कितना है? 20। L कितना निकाल रहे हैं आप? 20। n/2 कितना है? 40 माइनस CF कितना निकाल लिया आपने? 5 प्लस x। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन f की वैल्यू कितनी है? 20, और इंटू में हाइट कितना लिखा हुआ है? हाइट क्या होता है? जो इनके बीच का अंतर होता है, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर, तो यानी कि हाइट कितना है आपका? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट उठा के रखिएगा, देखेंगे तो यहाँ हाइट कितना है? 10 है। तो 10 2s are 20। ठीक है, 28.5 ये प्लस 20 इक्वल किधर आएगा? -20 इक्वल टू 40, ये -5 माइनस x। ठीक है, और ये अपॉन में कितना है? 2। इतनी बात हो रही क्लियर? आप कहेंगे 28.5 में से 20 घटेगा तो 8.5 आएगा, और ये बटे का 2 इक्वल किधर आएगा? तो गुणे 2 हो जाएगा। तो 40 में से 5 गया 35, और ये माइनस में x। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 8.5 गुणे 2 होता है 17, बराबर 35 माइनस में x। इस माइनस x को इक्वल किधर लाएंगे? तो प्लस x इक्वल टू 35, ये प्लस 17 इक्वल किधर जाएगा? तो -17 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 35 माइनस 17, वो आ जाएगी 18। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 18। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी 18 निकल गई। दूसरे तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा कि n कितना है? 80 है, यानी इन सभी का योग कितना है? 80 है। मतलब 5
प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 ये बराबर किसके है? 80 के। तो यहाँ 5 प्लस एक्स की वैल्यू रख दूंगा 18 प्लस 20 15 होता है 35 और प्लस वाई प्लस में 5 और ये बराबर किसके होगा? 80 के होगा। ठीक है, अब यहाँ से 35 5 40, 40 5 45, 45 8 53, 53 10 63, तो 63 प्लस वाई ये बराबर किसके आएगा? 80 के आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 80 प्लस 63 उधर जाएगा -63, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना? 17। y की वैल्यू आएगी 17 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो 17 और 18 आपके x और y की वैल्यू हुई और यही आपको फाइंड करना था। समझ आ रही बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चा कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 नहीं होना चाहिए उनका योग और 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 से छोटा ही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात? तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने दो पासे उछाले। कौन से पासे? कितने पासे उछाले? 2। तो हो सकता हो पहले पासे पर 1 आया हो, दूसरे पासे पर भी 1 आया हो सकता है पहले पासे पर 1 आया हो, दूसरे पर 2 आया हो, पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 पहले दूसरे पर 5, पहले पर 1 दूसरे पर 6 आ गया हो। ऐसे फिर हो सकता है दूसरी बार पहले पर, फिर अगली बार देखा जाए तो हो सकता हो पहले पर 2 आया हो, दूसरी बार 1 आया हो, फिर 2 आया हो, दूसरे पर भी 2 आया हो, फिर 2 आया हो। ऐसे ऐसे टोटल कितनी प्रायिकताएं बनेंगी? जब भी मैं 2 पासा फेंकूंगा तो ये टोटल 36 संभावनाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 36 संभावनाएं बनेंगी। यानी कि जो कुल प्रायिकता होगा वो कितना होगा? 36 होगा। कुल प्रायिकता कितना होगा? 36। आप इसको गिनिएगा तो एक टोटल कितना आएगा? 36। जब भी आप 2 पासे को फेंकेंगे तो 2 पासों को जब आप फेंकेंगे तो यही संभावनाएं बनेंगी जो कि आपके सामने मैंने पहले लिख दिया है। एक बार एक 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 लिखते जाओ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लिखो, फिर 2 2 2 2 2 लिखते जाओ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3 लिखते जाओ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 4 4 4 4 4 लिखते जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 5 5 5 लिखते जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 6 6 6 लिखते जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6। बहुत ही ईजी है लिखना। समझ आई बात? अब आपको सब कुल प्रायिकता कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पर 36। अब आपको संभावित प्रायिकता निकालनी है। संभावित का मतलब क्या होता है कि ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर या तो 7 से छोटा आ रहा है। कितना आना है? 7 से छोटा आना चाहिए। 7 से बड़ा भी नहीं आना चाहिए और 7 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो 1 और 1 का सम कितना होता है? 2। ये भी 7 से छोटा है, 1 हो गया। फिर ऐसे ही इसका भी सम 3 हो रहा है, इसका भी सम 4 हो रहा है, इसका भी सम 5 हो रहा है, इसका भी सम 6 हो रहा है। ये सारे कैसे हैं? 7 से क्या है? छोटे हैं। 2 और 1 का सम 3, 2 और 2 का सम 4, 2 और 3 का सम 5, 2 और 4 का सम 6। ये भी कैसे हैं? 7 से छोटे हैं। 3 और 1 का सम 4, 3 और 2 का सम 4, 3 और 3 का सम 4। ये भी कैसे हैं? 7 से छोटे हैं। लेकिन जैसे मैं 3 और 4 लेता हूँ ये 7 आ जाता है, जो कि हमको 7 नहीं चाहिए, हमको 7 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये किए 15। यानी कि कुल 15 संभावनाएं ऐसी है। मैं यहाँ पर गोला भी बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 और ये 15। टोटल 15 संभावित प्रायिकताएं बन रही हैं जिनके अंकों का सम क्या आना है? 7 से कम आना है। तो कितनी बन रही हैं संभावित प्रायिकताएं? 15। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 5 15 और 3 12 36, यानी कि 5/12 और 5/12 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा बात? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है? 520 रुपया है। 520
20 रुपया है, तो ऐसी एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने भी यहाँ मान लिया कि माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः x तथा y है, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य जो है वो x माना जाएगा और एक मेज का जो मूल्य है वो कितना है, y है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि चार कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य अगर आपने क्या नाम है x माना है, तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 4x होगा। तो यानी कि 4x प्लस फिर कितना कुर्सी, 4 कुर्सी तथा 7 मेज। एक मेज का मूल्य आपने y माना है, तो 7 मेज का मूल्य हो जाएगा 7y, और ये टोटल कितना हो रहा है, 360 रुपया हो रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना है, फर्स्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। एक कुर्सी का मूल्य x, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x। एक मेज का मूल्य y, तो 7 मेज का मूल्य 7y। तो 4x प्लस 7y बराबर कितना है, 360। यहाँ मैंने लिख दिया 4x प्लस 7y बराबर 360, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या कर रहा है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, 6 कुर्सी यानी कि 6x, 10 मेज यानी कि 10y। इनका मूल्य कितना हो रहा है, इनका मूल्य जो है वो लिखा है 520 रुपया। कितना लिखा हुआ है, 520, यहाँ देखेंगे बगल में 520 रुपया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बराबर 520। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो मैं इसमें क्या कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 4 12 हो जाए, तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 12 हो जाए, तो आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 चौके 12x प्लस 3 सते 21y बराबर 3 शून्य में शून्य, 36 तियाँ 108, 1080। ये समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 3। और यहाँ 2 छक 12x प्लस 2 दहाइम 20y बराबर 500 दुना 1040। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4, ठीक है। अब आप करेंगे घटाने पर। जब आप घटाने पर आइएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो गया, 21 माइनस 20 गया तो आया y, 1080 में से 1040 गया तो आया 40। यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 40 आ गई, और y की वैल्यू 40 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 अगर देखा जाए तो क्या लिखा था, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 360, ठीक है। यहाँ से 4x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 40 बराबर 360, ठीक है। यहाँ से देखा जाए x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 360, ये सॉरी 4x बराबर 360, ये 7 चौक 28 यानी कि 280, प्लस 280 इक्वल किधर जाएगा, तो माइनस 280, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू घटाओगे, 0 माइनस 0 0, 16 में से 8 गया 8, ठीक है। और ये गुणे का 4 इक्वल किधर आएगा, तो बटे 4, 4 दूना 8, 4 शून्य में शून्य। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा था कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य आपने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपीज आएगी, ठीक है। फिर आपने एक मेज का मूल्य कहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य, ये आपने माना था y, और y की वैल्यू कितनी आई है, 40 रुपया, ठीक है। तो एक कुर्सी का मेज जो है वो 20 रुपया, और एक मेज का जो मूल्य है वो कितना है, 40 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, और फिर वह प्रति महीना 15 रुपया बढ़ाता गया। यानी एक महीने में 20 देता है, दूसरे महीने में 20 प्लस 15 देता है, यानी कि 35 देता है, फिर तीसरे महीने में फिर उससे 15 ज़्यादा। तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, और माना कि वह n माह
कह रहा कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, तो मैंने मान लिया कि माना वह n माह में ऋण चुकता कर देगा, चुकता कर देगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर n माह में, अब उसमें क्या कर रहा है कि पहले महीने में कितना चुकता कर रहा है, पहले महीने में दे रहा है वो, यहाँ लिखा हुआ 20 रुपया, पहले महीने में उसने कितना दिया था 20 रुपया। यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि वह फर्स्ट मंथ में कितना रुपया पे करता है 20 रुपया, पहले महीने में 20 रुपया, अब हर माह 15-15 रुपया बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो पहले महीने में आप उसको 20 दे दो, अब फिर 15 बढ़ा दो, 20-15 कितना होता है 35, फिर 15 बढ़ा दो 35-15 कितना होता है 50, फिर 15 बढ़ा दो 50-15 कितना होता है 65। ठीक है, 65। ऐसे डॉट 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 करता हुआ वह कितने दिन तक जाता है, n तक जाता है। कितने तक जाता है, n तक जाता है। और ये कितना रुपया पे करता है, कितना रुपया टोटल पे करता है, टोटल उसने कितना उधार लिया था 3250 रुपया। ठीक है, तो यानी इसके बराबर क्या होगा 3250 रुपया। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। अब आपको इसी का सम निकालना है, तो आपने पढ़ा है ए की वैल्यू, अगर मैं पूछूं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो ए के प्लेस पर कितना लिखा हुआ, समांतर श्रेणी का है ये, तो ए की वैल्यू क्या आपको मिलेगी 20 मिलेगी। मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि सार्वांतर क्या होगा, तो सार्वांतर 35 माइनस 20 यानी कितना आएगा 15 आएगा, 15 का अंतर है। ठीक है, और क्या SN कितना दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है 3250 रुपया, 3250 रुपया। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, वैल्यू किसकी निकालनी है n की। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, SN का डायरेक्ट फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए एक एक की वैल्यू रखता हूँ। SN की वैल्यू दिया है 3250 रुपया, बराबर n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 20 प्लस n-1 यानी n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अपॉन का 2 इधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3250 इधर हो जाएगा गुणे में 2 बराबर n ब्रैकेट में 20 दूना 40 प्लस 15 का मल्टीप्लाई n में करोगे 15n माइनस 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तीन 6 और 1 7, 7500 कितना आएगा 7500 आएगा। 7500, 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 तीन 6 और 1 7। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 कैरी 5, 2 तीन 6, 6500 ही आएगा, माफ कीजिएगा 6500। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तीन 6। ठीक है, बराबर कितना होगा n 40 में से 15 जाएगा तो आएगा 25 और प्लस में 15n। ठीक है, प्लस में 15n। आगे देखता हूं, अब यहां से 6500 बराबर 25 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 25n प्लस 15 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 15n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो 6500 बराबर 5 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस यहाँ 3n स्क्वायर, और यहाँ से दोनों से क्या निकल गया 5 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो 5 अनुसार 5, 5 एक कम 5, 5 तीन 15, 5 शून्य में शून्य, 5 शून्य में शून्य। तो अगर देखा जाए तो 3n स्क्वायर प्लस 5n और ये प्लस 1300 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 1300 ये इक्वल टू किसके होगा 0 के होगा। इतनी बात हो रही है क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है कौन सा श्रीधराचार्य फार्मूला। n की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो -b की जगह पर क्या है आपका -5 है। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 1300। ठीक है, और अपॉन में कितना होगा 2a इंटू यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25
ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ -1300 होगा, माफ कीजिएगा -1300, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 12 एकम 12 3 15, 156 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात हो रही क्लियर। और अपॉन में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 15,600 में 25 जोड़िएगा तो आएगा 15,625, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 15,000 आप -5 रखेंगे प्लस माइनस 15,625 का जब वर्गमूल निकालिएगा, मैं यहाँ स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दे रहा हूँ 15,625 का। तो आप दाएं तरफ से पेयर बनाते हैं दो दो का, एक एक अन्य में एक कैंसल आउट हो गया, एक और एक 2, 56 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 और 2 4, और यहाँ से 2 उतर जाएगा, 25 नीचे उतरेगा। 5 बार लेके जाइए, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 9 10, 2 12। ठीक है, तो 1225 यानी 125 इसका क्या आएगा वर्गमूल। तो 15,625 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं 125, और अपॉन में क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस वाली वैल्यू लीजिए। तो एक बार मैं माइनस में n की वैल्यू -5 प्लस 125 और बटे में 6 ले लूँगा। ठीक है, और एक बार n की वैल्यू -5, अब एक बार माइनस ले लूँगा 125 और बटे में कितना 6। ठीक है, तो 125 - 5 120 बटे 6, 120 बटे 6, 6 दूना 12, 6 शून्य में 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। और यहाँ देखा जाए तो n इक्वल टू -5 - 125 यानी -130 बटे 6 आ जाएगा। और माइनस में कभी भी महीनों का दिन नहीं आ सकता कि कोई आपसे पूछे भैया कितना महीना हो गया, तो आप कहोगे -130 महीना, -10 महीना, -5 महीना, यानी माइनस में कभी भी मंथ को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए आपको कौन सी वैल्यू लेनी है प्लस वाली, यानी कितने महीनों में वो ऋण चुकता करेगा 20 महीनों में। तो यहाँ लिख लेंगे अतः वह 20 महीनों में ऋण चुकता कर देगा। ठीक है, और यही आपके क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है कि मैं आपको बहुत ही भरपूर तरीके से समझाने में सफल रहा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मंजिल ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण। ठीक है, मान लीजिए एक आपका भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। ठीक है, और एक आपका बहुमंजिला भवन है, एक आपका क्या है बहुमंजिला भवन है, और उस बहुमंजिले भवन के कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ये शिखर है आपका। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यही है 8 मीटर ऊंचे भवन का, इसका अवनमन कोण, कैसा कोण अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर आधार से होता है। ठीक है, तो अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, अवनमन कोण कहाँ गया 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण, एक शिखर का ये शिखर है और एक तल है, तल का भी अवनमन कोण देख लिया जाए तो तल का अवनमन कोण कितना है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीजें दी हुई हैं, अब समझेंगे एक बार दोबारा। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन का एक शिखर है, एक कोई बहुमंजिला है, इसका एक भवन है, इसके शिखर से, यही इसका शिखर है, इसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी कि इस ऊपर वाले तथा तल यानी कि इस नीचे वाले का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, यानी शिखर का अवनमन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, और इस पूरे तल का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री,
पूरे तल का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको एक आधार बना देना चाहिए और एक आधार आपको यहाँ से बना देना है। ठीक है, यानी अगर ये 45 डिग्री है पूरा, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये कौन से एकांतर अंतःकोण होंगे। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है आपका, इतना 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इतनी बात हो रही है क्लियर। अगर मैं इस पूरी हाइट को h मान लूँ, पूरे बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई है, आपसे वही पूछा है, कह रहा कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। ठीक है, और ऊंचाई कितना मान लिया मैंने, h मान लिया। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट को दिया हुआ 8 मीटर दिया है, तो ये हाइट कितनी बची हुई है, h में से 8 घटा देंगे तो h - 8 मीटर आएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ठीक है, इतनी बात हो रही है क्लियर। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना, आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना, फिगर बनाना समझ में आना चाहिए। जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको tan 30 डिग्री लेना है। क्या लेना चाहिए, tan 30 डिग्री। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 30 डिग्री के लिए ये उसका आधार होगा, तो जो आधार नीचे है वही आधार ऊपर भी होगा, ये भी आपका x ही होगा। और लंब कितना है, h - 8, तो लंब बटे आधार होता है, यानी कि h - 8 और बटे आधार कितना है, x है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h - 8 अपॉन में x। क्लियर हो रहा है, तिरछा गुणा कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो x बराबर h√3 और -8√3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूं मैं फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। अब इसी प्रकार आपने जिस तरह से tan 30 ले लिया, उसी तरह से अब आपको tan 45 डिग्री भी लेना चाहिए। कौन सी डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा tan 45 डिग्री। अब जब tan 45 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, tan 45 डिग्री के लिए पूरा लंब होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा लंब कितना है, h है। पूरी हाइट कितनी है, h, अपॉन आधार कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 अंश का मान होता है 1, ये बराबर होगा h अपॉन में x। तो यहाँ से अगर तिरछा गुणा कर दूंगा तो x बराबर क्या आएगा, h आएगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड। यानी कि जो आपकी दूरी होगी वही आपका हाइट भी होगा। क्लियर हो रहा है। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको यहाँ x की वैल्यू क्या रख देनी है, यहाँ पर h रखना है। तो x बराबर h समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिएगा तो देखेंगे समीकरण 1 क्या है, x, और x यहाँ पे क्या रख दीजिए, h। तो h बराबर h√3 - 8√3। ठीक है, h√3 - 8√3। अब आगे देखता हूँ, मैं h को इधर बुला लूँ, ये h को इधर भेज दे रहा हूँ, तो मैंने अगर इस -h√3 को इधर बुलाइए तो +h√3 हो जाएगा, बराबर h√3। ये प्लस का h इक्वल के इधर जाएगा तो -h, तो 8√3 बराबर h दोनों से कॉमन दिख रहा है तो √3, और यहाँ इंटू में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो √3 - 1। और यहाँ से h की वैल्यू देखा जाए तो 8√3 तो इधर पहले ही है, इंटू का √3 - 1 इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन में √3 - 1 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, नीचे कभी भी माइनस नहीं रखना है, तो आप क्या कर दीजिए, परमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ √3 - 1 है, तो इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर माइनस है तो इधर प्लस से, और वही सेम चीज़ आपको ऊपर भी कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, तो हाइट h बराबर आएगा 8√3 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा, नहीं रहा तो ऐसे ही 8√3 इंटू में √3 प्लस में 1 अपॉन √3 - 1 √3 + 1 a के फार्मूले से तोड़िएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो आ जाएगा 8। √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो √3 इंटू √3 केवल और केवल 3 हो जाएगा, प्लस √3 1 रूट में 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 2 4 8, तो 4 3 प्लस √3 3 प्लस √3 मीटर, यही क्या होगा, आपके इस भवन की ऊंचाई होगी, और यही आपके क्या दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। तो लिखोगे भवन की
ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर 4 3 प्लस करड़े में 3 मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, आपस में बराबर है, यानी कि जितनी दूरी भवन की ऊंचाई होगी, जितनी भवन की ऊंचाई होगी उतनी ही दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो टोटल 6 नंबर मिलेगा, इसलिए बहुत भरपूर तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला चौथे का अथवा वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, जो कि मैंने यहाँ आपके सामने लिख लिया है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप ऐसे ही देखो, मैं बायां पक्ष लेकर के सॉल्व करूंगा। बायां पक्ष, इसमें क्या होता है, चाहे आप दोनों पक्षों को लेकर के सॉल्व करिए या आप एक पक्ष लीजिए और इस पक्ष को इतना सॉल्व करिए कि दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, तो मैं वही काम करने वाला हूं। ठीक है, आप यहां देखिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर पुनः इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिएगा, तो एक a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इतनी बात क्लियर हो रही है। पुनः अब देखते हैं आगे उसी को। मैं इसमें थोड़ा सा और सही तरीके से करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ में इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार फिर मैं क्या करूँगा, और तो कुछ बचा नहीं है। देखिए यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जानिए कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। एक मिनट देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक एक का। आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, पहली चीज। दूसरा, आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला क्या होता है, और भी दिखाते हैं आपको। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट फार्मूला आप आगे सफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ लिख ही लिए हैं। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है ना, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि 2 इंटू इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू 1 ही होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 प्लस 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका RHS होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो यही आपका प्रूफ्ड हो गया, और यही आपको पॉइंट प्रूफ करना था। ये भी क्वेश्चन आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, सोचिए 2024 में। ठीक है, तो प्रिपेयर करके रखिए, हर एक छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही बारीकियों से समझने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई CD बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ये फिगर आपके सामने बना हुआ है और ये सारी बातें उसके विषय में लिखी हुई हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपने यहाँ पेज में नोट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कह रहा है कि जो ए बी है टोटल ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ए बी 3.5 सेंटीमीटर है तो ए बी तो पूरा व्यास दिख रहा है ना, ए बी पूरा व्यास है। और अगर मैं इसका आधा कर दूंगा आर निकालने के लिए, तो आर आधा आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, यानी 3.5 का आधा यानी कि बटे 2, यही होगा ना। अब अगर मुझे बटे 2 निकालना, मैं चाहता हूँ डेसिमल हटा दूँ, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर, तो नीचे भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा बटे 20। 5 सते 35, 5 दूना 5 चौके 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7/4 और 7/4 सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर अगला देखिएगा, अब चूंकि सीडी पूरा दिया हुआ है, कितना, पूरी सीडी, ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है, पूरी हाइट जो दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और आपको केवल इतनी हाइट निकालनी है, मतलब आपको केवल शंकु की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है, शंकु की। तो शंकु की हाइट निकालने के लिए आप इस पूरे हाइट में से इतनी हाइट अगर आप निकाल के फेंक दें तो केवल यही हाइट बचेगी। ये हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस है। यानी अगर मुझे हाइट निकालना है h, अगर मुझे हाइट h निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी हाइट में से यानी कि 5 में से क्या घटाना होगा, ये पूरा रेडियस घटा देना है, यानी कि 7/4 घटा देना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 में से 7 घटाइएगा तो आएगा 13/4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ जाएगी हाइट, आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो आपको रेडियस मिल गया, आपको हाइट मिल गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि पाई आर एल और +2 पाई आर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी एल की नीड आपको पड़ेगी। तो एल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ, एल इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला, एल इक्वल टू होता है h² + r²। तो h कितना है भैया, यहाँ पर h है 13/4 का स्क्वायर। ठीक है, 13/4 का स्क्वायर, और प्लस r कितना है, r है आपके सामने 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए और आगे सॉल्व करें तो 13/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और बटे में 16, प्लस में 7 सते 49 और बटे में 16। ठीक है, अब यहाँ दोबारा अगर ऐड कर लिया जाए तो 9 9 18 के 8, 16 4 20 और 1 21, 218 और बटे में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब मैं 218 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, मैं यही बगल में निकाल के दे दे रहा हूँ यहाँ पर 218 का वर्गमूल, तो आ जाएगा, इधर से पेयर बनाएंगे तो 1 1s are 1, 2 में से 1 गया 1, अब 18 नीचे उतर जाएगा, 1 और 1 2, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लेके जाऊँ तो 4 बार जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, घटाइएगा तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 4 4 हो जाएगा 8 और यहाँ से 2 उतर गया, डेसिमल लगाइएगा तो 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार लेके जाएंगे, 7 बार। कितनी बार, 7, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, यानी इसका जो वर्गमूल ऊपर वाले का आएगा 218 का, वो आएगा 14.7 बटे 16 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 4 होता है, तो 14.7/4 ये आपका क्या आया, एल आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो आपको यहाँ संयोजन में क्या क्या दिख रहा है, आपको शंकु दिख रहा है और आपको अर्धवृत्त दिख रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लगना है। ठीक है, क्योंकि आपको शंकु और अर्धगोला दिखाई दे रहा है। तो अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा आर और प्लस में यहाँ क्या बचा एल।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको जो जो वैल्यूज दी हुई हैं सारी वैल्यूज को यहीं पर रख करके सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस कितना निकाले हैं आप, रेडियस आपने निकाला हुआ है 7/4, ठीक है, यहाँ उठा के पुट कर दीजिए 7/4 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7/4 और प्लस एल की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाल दिया कितना 14.7/4। और भी इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दिए 4 3 12, 2 14, 27 हो जाएगा, ठीक है, 4 6 24, 3 27, 4 7 28, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा, लगभग 4 7 28 आएगा, यानी कि 3.67 आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आई बात। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, कट गया। तो और 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आया 11/2 आया, इंटू में 7/2 और 7/2 क्या होता है 3.5 और प्लस में 3.67, इसके बाद 3.50 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, डिवाइड कीजिएगा तो 11/2 को मैं 5.5 करता हूँ जब डिवाइड करता हूँ तो, ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो आएगा 0 में 7 7, 6 5 11 के 1 दशमलव हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल 7, तो 7.17 गुणे 5.5 आया। तो आपको 7.17 का मल्टीप्लाई करना है 5.5 में, ठीक है, तो 5 7 35 के 5 कैरी आया 3, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, और वही सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 5 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, 3 और 5 8 और 1 9 और 3 उतर गया, तो कितना आया 39,435, और 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, तो 39,435 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में, लगभग इस क्वेश्चन का क्या आया राइट आंसर आया, ठीक है, यही हमको निकालना था और ये हमारा निकल करके रेडी हो चुका है। तो आशा है कि ये पूरा ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या है कि पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को, ठीक है, सबसे पहले तो एक अर्धगोलीय टैंक बना लेता हूं मैं, एक आधा गोलाकार टैंक बना लीजिए, जो क्वेश्चन कहता है मैं वो करता जाऊंगा, ठीक है। एक अर्धगोलीय टैंक मैंने बना लिया, और ये अर्धगोलीय टैंक कैसा है पानी से भरा हुआ है, कैसा है पानी से भरा हुआ है। एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही, एक ही पाइप लगा होगा, ये कहीं पर क्या लगा है पाइप लगा है, और इस पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को गिराया जा रहा है, पानी को क्या किया जा रहा है खाली किया जा रहा है या निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है यह टैंक, यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा, आधा खाली करना है, कितना खाली करना है आधा, यानी कि मैं इस टैंक में कितना पानी आएगा वो पूरा इसका आयतन निकाल लूंगा और उस पूरे पानी में उसको आधा कर दूंगा, तो आधा खाली करने का समय हमको मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि टैंक का व्यास 3 मीटर, ये पूरा जो व्यास दिया है ये पूरा व्यास कितना दिया, यानी कि 2r की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 2r की वैल्यू 3 मीटर है, तो r की वैल्यू क्या होगा 3/2, यानी 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले तो आपको गोले का आयतन निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, ये अर्ध गोलाकार है तो आप कहेंगे गोले का, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, और अर्धगोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 πr³। अब देखिएगा यहाँ पर 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू में r³ और r की वैल्यू कितनी है 3/2, यानी 3/2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा मीटर में क्यूब, क्योंकि सब मीटर मीटर है, क्लियर हो रहा है। तो 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीटर क्यूब, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, चूंकि आपको आधा खाली करवाना है
तो इसका अर्धगोले का ये तो पूरा आधे अर्धगोले का आयतन आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं। और क्या हो रहा है फिर आगे देखिए, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आया और 3 त्रिक 9, तो 11 9 99 अपॉन में 2 और 7 2 7 14, तो 99/14 मीटर क्यूब। ये क्या आया, अर्धगोले का आयतन आया, ठीक है। अब इस अर्धगोले के आयतन को आपको मीटर क्यूब से तो मतलब नहीं है, आपको देखना है कि कितना लीटर पानी है, क्योंकि आपको लीटर पर सेकंड निकालना है। तो कितना लीटर पानी आ रहा है, तो आप सब जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर, ठीक है। तो क्या इंटू में यहाँ 1 मीटर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, कहेंगे बिल्कुल सर। तो 99/14 इंटू 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1000 लीटर हो गया। ये क्या हो गया, लीटर। अब 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 0s are 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 99 इंटू में 500 और अपॉन में 7, ठीक है, इतना आया। अच्छा, ये पूरे गोले में कितना पानी आएगा, ये उसकी मात्रा, यानी कितना लीटर पूरे आधे गोले में पानी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है क्या, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पाइप टैंक को आधा खाली करना है, कितना खाली करना है, आधा। यानी कि अगर पूरा 10 लीटर है तो आपको 10 लीटर नहीं खाली करना है, 10 लीटर का आधा, यानी कि आपको केवल और केवल 5 लीटर खाली करना है। तो अभी आपके पास इतना लीटर है, तो इसका आधा करेंगे तो आप कहेंगे खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय, ठीक है। खाली करने में कितना समय लगा वो देखना है आपको। तो आप मुझे बताइए कितना खाली करना है, 99 गुणे 500/7, इतना नहीं खाली करना, इसका आधा खाली करना, आधा मतलब बटे 2 कर देंगे, ठीक है, आधा हो गया। और आधा खाली करने में 1 लीटर खाली करने में कितना सेकंड लग रहा है, 3 सही 4/7, यानी कि 7 त्रिक 21 4 25/7 लीटर पर सेकंड लग रहा है ना। तो आपको 25/7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यही आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 99 इंटू 500 अपॉन में 7 इंटू 2, और ये ऊपर का 7 जाएगा, नीचे का 7 सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे और सबसे ऊपर जाता है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ का 25 बीच में आ जाएगा तो इंटू 25। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 दूना 50, 25 शून्य में शून्य आ गया, और 2 दहाइयम 20 आ गया, ठीक है। तो 999 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 990 क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी को मिनट में बदलना तो 990 सेकंड को किससे डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, 0 से 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 6 कितना आ जाएगा, 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, और कितना आ जाएगा, 99 अपॉन में 6, 99 अपॉन में 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो 33/2 मिनट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब यहाँ से आपका ये सेट टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए आपका आंसर शीट में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ 33/2 मिनट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका टोटल सेट नंबर कौन सा कंप्लीट होता है, सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपका जो नेक्स्ट सेट आने वाला है वो आएगा सेट नंबर 6, ठीक है। तो आप तब तक सेट नंबर 5 तक रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो सेट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 822 IA, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।